गुड मॉर्निंग डियर, कैसे हैं आप लोग? गुड मॉर्निंग भैया, गुड मॉर्निंग भाई, गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग। तो हम लोग शेक्सपियर को शुरू किए हैं। नलिनी जुड़ी है कि नहीं? नलिनी, अरे मेरे साथ एक कल हादसा हो गया भाई। कल इलाहाबाद में सारे मेरे कमरे का ताला तोड़ करके सब सामान ले करके चले गए चोर लोग। सब जो है केवल किताब और बिस्तर छोड़ करके गए हैं। चलो जो है मकान मालिक का फ़ोन आया था, चलो दूर रहता है तो छोड़ो, उसके बाद जो हो गया सो हो गया। हम लोग चर्चा कर रहे हैं शेक्सपियर, और शेक्सपियर के ऊपर कुछ विद्वानों ने जो अपनी राय दी है, उसकी वर्सेटिलिटी को लेकर के, उसकी जीनियस को लेकर के, उसके ड्रामेटिक जीनियस और एक जीनियस पोएट के बारे में। तो मैं चाहूँगा कि कुछ कमेंट्स जो मैंने लिख रखे हैं और कुछ आगे लिखता भी जा रहा हूँ, और वो सारे के सारे कमेंट्स अलग अलग एग्ज़ाम में पूछे गए हैं। हर बोर्ड के एग्ज़ाम में, DSSB में, हिमाचल प्रदेश में, केरला में, और आपके यूपी के TGT PGT में, राजस्थान में, MP में। तो वो कमेंट्स जो कि काफ़ी यूज़फुल हैं, वो आप उसको नोट कर लीजिए। साथ साथ में हिंदी में उसको बताता भी चल रहा हूँ। ऊपर आप लोग हेडिंग देख रहे होंगे कि स्कॉलर्स कमेंट ऑन शेक्सपियर। तो ड्राइडन सेज शेक्सपियर वाज होमर, जॉनसन वाज वर्जिल। I admire him, but I love शेक्सपियर। ये स्टेटमेंट उसने अपने ऐसे ऑन ड्रामेटिक पोएट्स में दिया है। जब वो बेन जॉनसन और शेक्सपियर की तुलना कर रहा था, तो उसने लिखा कि शेक्सपियर वाज होमर। अगर शेक्सपियर की तुलना की जाए तो शेक्सपियर होमर था। होमर जो कि आदि कवि माना जाता है, जैसे हमारे संस्कृत साहित्य के आदि कवि वाल्मीकि को कहा गया है, वैसे ही होमर आदि कवि था यूरोपियन लिटरेचर का। तो शेक्सपियर वाज होमर, और जॉनसन की तुलना उसने वर्जिल से किया। जॉनसन वाज वर्जिल। दोनों में थोड़ा सा देखिएगा कि वर्जिल एक सोफिस्टिकेशन है और होमर एक नेचुरलिटी है। होमर में कोई निखार नहीं है। होमर एक अनगढ़ हीरा है, लेकिन वर्जिल तो तराशा हुआ हीरा है। ग्रीक पोएट होमर जितना स्वाभाविक था, जितना नेचुरल था, जितना स्पॉन्टेनिटी होमर में थी, उतनी किसी में नहीं। सच को होमर ने भी बयान किया, वर्जिल ने भी कहा, लेकिन होमर का सच वैसे ही है जैसे कबीर का सच है। कबीर के वचनों में हमको परिष्कार नहीं मिलता है, हमको पांडित्य नहीं मिलता है, वैसे ही होमर की रचनाओं में बिल्कुल स्वाभाविकता है। लेकिन वर्जिल उसी सच को निखार करके कहता है, परिष्कृत भाषा में पेश करता है। ठीक होमर की तुलना, शेक्सपियर की तुलना ड्राइडन ने होमर से की। और जॉनसन, जैसा कि जॉनसन के बारे में मैं बता चुका हूँ कि फर्स्ट क्लासिसिस्ट है इंग्लिश लिटरेचर का, तो जॉनसन की तुलना ड्राइडन ने वर्जिल से किया। आई एडमायर हिम। ड्राइडन ये कहता है कि मैं वर्जिल की प्रशंसा तो करता हूँ, बट आई लव शेक्सपियर, लेकिन मैं शेक्सपियर को प्रेम करता हूँ। आप प्रशंसा और प्रेम में अंतर तो आप जानते ही हैं कि प्रशंसा में चुनाव है
लेकिन प्रेम में सब कुछ स्वीकार है। आप जिसकी प्रशंसा करते हैं वो चुनाव के आधार पर करते हैं कि उदाहरण के रूप में अगर आपकी मान्यताओं के ऊपर कोई खरा उतरता है, आपकी विचारधारा के जो अनुरूप आचरण करता है, आप उसकी प्रशंसा करते हो और बुराइयों को आप इनकार करते हो। लेकिन प्रेम में सब कुछ स्वीकार होता है, अच्छाइयाँ और बुराइयाँ दोनों को स्वीकार करता है प्रेमी। तो ठीक ही कहता है कि जहाँ तक बेन जॉनसन की बात है, मैं बेन जॉनसन की प्रशंसा तो करता हूँ, लेकिन शेक्सपियर को प्रेम करता हूँ। दूसरा स्टेटमेंट ड्राइडन ने लिखा है शेक्सपियर के बारे में, he was the poet of all modern and perhaps the ancient poets with the largest soul, with the largest and comprehensive soul। आगे अपने उसी ऐसे ड्रामेटिक पोएट्स में शेक्सपियर के बारे में ड्राइडन ने कहता है कि जहाँ तक आधुनिक का मतलब मॉडर्न एज की बात नहीं है, समकालीन, ड्राइडन के समकालीन कवियों की बात की जाए या फिर प्राचीन कवियों से शेक्सपियर की तुलना की जाए, तो जो एक विशाल हृदय और सब कुछ समाहित करने की आत्मा शेक्सपियर के पास थी, वह प्राचीन और ड्राइडन के तत्कालीन कवियों में नहीं। अगला स्टेटमेंट वो कहता है कि वॉज नेचुरली लर्नेड, वह स्वाभाविक रूप से पढ़ा था। ही नीडेड नॉट द स्पेक्टेकल्स ऑफ बुक टू रीड नेचर, उसे प्रकृति का अध्ययन करने के लिए किताबों के चश्मे की आवश्यकता नहीं थी। ही लुक्ड इनवर्ड, शेक्सपियर भीतर झांकता था एंड फाउंड द नेचर वॉज देयर, और ये पता कर लेता था कि प्रकृति तो उसके भीतर ही समाहित है, प्रकृति बसी हुई है। और ये सच है कि दुनिया के किसी भी क्षेत्र में जिस किसी ने भी कोई मौलिक योगदान दिया हो, वह निश्चित रूप से किसी कॉलेज या विश्वविद्यालय की पैदावार नहीं होता है, वह प्रकृति के विश्वविद्यालय में पलते बढ़ते और परवान चढ़ते हैं। तो शेक्सपियर प्रकृति के विश्वविद्यालय का विद्यार्थी था, लेकिन एक अंतर है, जैसा कि अलेक्जेंडर पोप ने कहा कि इट इज़ नॉट जस्ट टू से दैट ही स्पीक्स टू नेचर। ये कहना उचित नहीं होगा कि प्रकृति को माध्यम बना करके शेक्सपियर कहता था, बट दैट नेचर स्पीक्स थ्रू हिम, बल्कि ये कहना ज़्यादा उचित होगा कि प्रकृति ही शेक्सपियर के मुख से अपने आप को व्यक्त करती थी। और जहाँ तक शेक्सपियर के कैरेक्टर्स की बात है, पोप कहता है हिज कैरेक्टर्स आर सो मच नेचर हरसेल्फ, कि जितने भी लगभग 1500 से ज़्यादा कैरेक्टर को डिलिनेट किया है शेक्सपियर ने, जिसमें एम्परर से लेकर के रस्टिक, पीपल तक का, क्लियोपेट्रा से लेकर के मीक, डेस्टिमोना तक सारे नारी पात्रों का चित्रण किया है। और एक भी पात्र हैरत की बात है कि वो कार्बन कापी नहीं है, सारे के सारे पात्र शेक्सपियर के बिल्कुल मौलिक लगते हैं। हिज कैरेक्टर्स आर सो मच नेचर हरसेल्फ। अब नेचर हरसेल्फ, नेचर की तुलना शेक्सपियर के कैरेक्टर से पोप करते हुए ये कहता है कि प्रकृति में आप देख लें कि इतने सारे इनन्यूमरस ऑब्जेक्ट्स हैं, लेकिन एक ऑब्जेक्ट दूसरे ऑब्जेक्ट से मिलता जुलता बिल्कुल नहीं है, हर ऑब्जेक्ट अपने आप में अनोखा है। वैसे ही शेक्सपियर के कैरेक्टर्स हैं, इट इज़ इम्पॉसिबल टू फाइंड एनी टू अलाइक। शेक्सपियर ने इतने सारे अपने कैरेक्टर को सृजित किया है, लेकिन एक भी कैरेक्टर किसी दूसरे कैरेक्टर से मिलता जुलता नहीं है। विश्व के सारे साहित्यकारों को ले लें, कहानीकारों, नाटककारों को ले लें, अगर उनकी 10-20 रचनाओं को आप पढ़ेंगे तो एक कैरेक्टर की कार्बन कॉपी कोई दूसरा कैरेक्टर मिलता है, बट इट इज इम्पॉसिबल टू फाइंड एनी टू कैरेक्टर अलाइक इन द वर्ल्ड ऑफ शेक्सपियर्स कैरेक्टर। मेरी बात आप तक पहुंच रही है कि नहीं पहुंच रही है? हेलो, आप लोग मेरी बात सुन पा रहे हैं? एक मिनट, वो सही है। अच्छा।
मिल्टन कहता है कि डियर सन ऑफ मेमोरी, ग्रेट हेयर ऑफ। अगर याददाश्त की बात की जाए तो मानो याददाश्त का प्यारा बेटा था शेक्सपियर, और प्रसिद्धि की बात की जाए तो प्रसिद्धि का सबसे बड़ा उत्तराधिकारी शेक्सपियर था। किट्स ने एक बड़ी प्यारी बात कही, किट्स फाइंड्स इन शेक्सपियर नेगेटिव कैपेबिलिटी। एक मिनट थोड़ा सा दिखा दो। तो मैंने ये कहा कि किट्स शेक्सपियर में नेगेटिव कैपेबिलिटी, ये नेगेटिव कैपेबिलिटी क्या होती है? आप लोगों में से कोई बताए? मेरी आवाज सुन पा रहे हैं आप लोग? हाँ जी बोलें। नहीं, आप लोग भी जो है कोशिश करें भाई। वास्तव में नेगेटिव कैपेबिलिटी की अगर लिटरल मीनिंग देखी जाए तो सेल्फ इफेसिंग कैपेबिलिटी होती है। सेल्फ इफेसिंग का मतलब होता है खुद को मिटा देना। इफेस कहते हैं मिटाने को, कि जब व्यक्ति किसी दूसरे के अस्तित्व में अपने अस्तित्व को विलीन कर दे तो उसी क्षमता को नेगेटिव कैपेबिलिटी। ये शब्द, ये फ्रेज किट्स ने अपने भाई टॉम को जब लेटर लिखा था तो शेक्सपियर के बारे में उसने ये फ्रेज कॉइन किया था, और ये तब कहा कि पूरे यूरोपियन लिटरेचर, बल्कि मैं ये कहूँगा विश्व साहित्य की बात आप ले लें तो शेक्सपियर ने जितने भी कैरेक्टर को उकेरा, जितने भी कैरेक्टर को डिलिनिएट किया, चित्रण किया, आपको कहीं से भी नहीं लगेगा कि उस कैरेक्टर के पीछे शेक्सपियर है, बल्कि शेक्सपियर अपने आप को जो है वो विलीन कर देता है। कि whenever Shakespeare delineates a woman character, he becomes woman. Whenever he portrays the character of an emperor, he becomes emperor. His tone, his gesture, his phrase, his diction are in accordance with an emperor. कि उसके जो वक्तव्य हैं, उसकी जो शैली है, जो बोलने का अंदाज है, जो अभिव्यक्ति है, वो बिल्कुल शहंशाहों जैसी लगती है। जब कभी वो किसी किसान का, किसी मूर्ख का या किसी क्लाउन का स्टेटमेंट लिखता है तो ये कहीं से भी नहीं लगता है कि इसके पीछे शेक्सपियर के शब्द हैं, बल्कि शेक्सपियर अपने पूरे पूरे व्यक्तित्व को, पूरे अस्तित्व को विलीन कर देता है, इफेस कर देता है खुद के अस्तित्व को, और उस कैरेक्टर में विलीन कर देता है जिस कैरेक्टर को वो चित्रित करता है। और ये क्षमता केवल और केवल विश्व साहित्य में शेक्सपियर में मिलती है, बाकी और किसी में भी नहीं मिलती। मेरी बात से सहमत हैं आप लोग? समझ में आ गई होगी बात? हेलो। नहीं, आप मूल केवल इतना ही है कि अपने व्यक्तित्व को दूसरे के व्यक्तित्व में पूरी तरह से विलीन कर देना। इसी को सेल्फ इफेसिंग कैपेबिलिटी कहा गया है। ये आप लोग नोट कर लिए हों तो फिर कुछ और स्टेटमेंट हैं जिनकी चर्चा की जाए। मिटा रहा हूं। अब कॉलरिज क्या कहता है शेक्सपियर के बारे में, थोड़ी उसकी चर्चा कर ली जाए।
greatest genius that Coleridge says the greatest genius that human nature has yet to produce the greatest genius that human nature has yet to produce, our myriad-minded Shakespeare. कार्लाइल कितना समय बचा हुआ है? कार्लाइल क्या कहता है कि इंडियन एम्पायर एट एनी रेट मे गो ये भारतीय साम्राज्य वनडे एक दिन किसी कीमत पर जा सकता है, बट शेक्सपियर डज नॉट गो। And we cannot exchange our Shakespeare नोट कर लेंगे, फिर आगे जो है देखते हैं। यहाँ पर एक चीज ध्यान रखिएगा, इन द बिगिनिंग Ben Jonson was the worst critic Ben Jonson was the worst critic of Shakespeare. But when he came to know about Shakespeare, after his death, he paid the richest tribute to him. शुरू में अगर 1588 तक की बात की जाए, 90 तक की बात की जाए, तो इस शुरुआती दौर में बेन जॉनसन शेक्सपियर का सबसे बड़ा आलोचक था। लेकिन जब शेक्सपियर से वो भली बात पहुंचा, परिचित हुआ, तो संभवतः अंग्रेजी साहित्य में सबसे बेहतरीन श्रद्धांजलि शेक्सपियर को अगर किसी ने दिया
तो बेन जॉनसन ने दिए। बेन जॉनसन सेज ऑफ हिम, एक लंबी कविता टू द वेलप्ड मेमोरी ऑफ माय वेलप्ड फ्रेंड शेक्सपियर, ये कविता का टाइटल है। और उसमें शेक्सपियर के बारे में कहा कि शेक्सपियर वॉज नॉट ऑफ एन एज बट ऑफ ऑल टाइम। Shakespeare was not of an age, but of all time. शेक्सपियर एक ऐसा साहित्यकार है जिसको किसी युग सीमा में बांधा नहीं जा सकता है, बल्कि वो सार्वकालिक है। शेक्सपियर जितना रेलेवेंट था अपने जीवन काल में, आज 550 वर्ष हो गए गुजरे हुए, आज भी शेक्सपियर उतना ही प्रासंगिक है जितना अपने जीवन काल में था। तो शेक्सपियर जैसे व्यक्तित्व के किसी युग की सीमा में बांधा नहीं जा सकता है। अगला, अ लिटिल फार्दर टू मेक द रूम, अ लिटिल फार्दर टू मेक द रूम, a little farther to make thee a room, thou art a monument without a tomb. Thou art a monument without a tomb. अगर थोड़ा आगे बढ़ करके बात की जाए, थोड़ा तुम्हारे लिए और जो है स्पेस दिया जाए, तो ये कहा जा सकता है कि दाउ आर्ट ए मॉन्यूमेंट, शेक्सपियर अपने आप में एक भव्य स्मारक है। यदि माना कि उसके कब्र के ऊपर कोई मॉन्यूमेंट खड़ा नहीं किया गया, लेकिन शेक्सपियर तो अपने आप में एक जीता जागता स्मारक है। नेक्स्ट है दाउ आर्ट स्टिल अलाइव। ये सारे ही स्टेटमेंट बेन जॉनसन के। दाउ आर्ट स्टिल अलाइव। शेक्सपियर तुम अब भी जिंदा है। व्हाइल दाई बुक्स लिव। व्हाइल दाई बुक्स लिव। शेक्सपियर जब तक तुम्हारी किताबें इस दुनिया में वजूद में हैं, जब तक किताबें इस दुनिया में रहेंगी, और तब तक तुम कभी मर नहीं सकते। एंड वी हैव विट टू रीड एंड प्रेज टू गिव। एंड वी हैव विट टू रीड एंड प्रेज टू गिव। जब तक मानो मनुष्य के पास पढ़ने की क्षमता होगी, तब तक जो है वो प्रशंसा शेक्सपियर के ऊपर लुटाता रहेगा। शेक्सपियर मर नहीं सकता है जब तक कि उसकी किताबें इस दुनिया में जिंदा हैं। नेक्स्ट है हाउ फार डिस्ट दाउ। मिटा के लिखूं? कितने मिनट बचे? 9 मिनट। 9 मिनट अभी। Outside is 14 Kid and Marlowe's Mighty Line.
अगर लिली की बात की जाए तो रोमांस और जो है कॉमेडी में सबसे बड़ा योगदान, लेकिन अगर शेक्सपियर के कॉमेडी की तुलना लिली के कॉमेडी से की जाए तो फीका पड़ जाता है लिली शेक्सपियर के सामने। और स्पोर्टिंग किड स्पेनिश ट्रेजेडी, और अगर किड के नाटकों की तुलना की जाए शेक्सपियर के ट्रेजेडी से तो किड्स की लिखी हुई ट्रेजेडी बचकानी साबित होगी। या मार्लो ने जो बम्बास्टिक लाइन दी है जिसको माइटी लाइन, शेक्सपियर के स्टेटमेंट की तुलना मार्लो के की जाए तो माइटी लाइन भी जैसे लगते हैं जैसे किसी बच्चों को। आगे नोट कर ले तो फिर आगे बढ़ूँ मैं। नेचर herself was proud of his design. Was proud of her design. And enjoyed to wear the garment of his life. The soul of the age, the delight and applause of histories. Birds of heaven, street swan of heaven. बाकी और भी स्टेटमेंट हैं, गैरी के हैं, पोप के हैं, कार्लाइल के हैं। ये स्टेटमेंट जो है कल पूरे हो जाएंगे मित्रों।